नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और ये किस तरह से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से डिफरेंट है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। फिर हम शुरुआत से ही इसको शुरू कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फोकसेस ऑन कलेक्टिंग, एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है ना, और जो फोकस करती है डेटा को कलेक्ट करने में, उसको निरीक्षण करने में और उसको इंटरप्रेट करने में, है ना, उसकी व्याख्या करने में। तो इन डेटा साइंस स्टैटिस्टिक्स होल्ड ए सिग्निफिकेंट प्लेस एज इट फैसिलिटेट्स एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड मेकिंग वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा। तो यदि हम इसको देखें कि डेटा साइंस में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये हमें मदद करती है वैल्यूएबल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, और हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसको सुदृढ़ करती है ना, बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा के आधार पे। ठीक है, इसलिए ये इसका स्टैटिस्टिक्स का रोल जो है डेटा साइंस में बहुत क्रूशियल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम आगे बात करते हैं। यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स डेटा साइंटिस्ट कैन कैरेक्टराइज एंड कंडेंस डेटा, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स and correlations and anticipate future trends। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का उपयोग करके डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो डेटा के गुणों को संक्षेप में सारांश निकाल सकते हैं, उनका पैटर्न देख सकते हैं, पहचान सकते हैं किस तरह का पैटर्न है, और उनके बीच में किस प्रकार का से संबंध है वो देख सकते हैं, है ना, और फ्यूचर के ट्रेंड को का अनुमान लगा सकते हैं, है ना, किस तरह से फ्यूचर में ट्रेंड होगा, किस प्रकार का रुझाव होगा, ये भी वो अनुमान लगा सकते हैं। दिस टेक्निक्स हेल्प मेक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा एंड प्रोवाइड ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग रिलेशनशिप इन डेटा। आप देखेंगे कि डेटा बहुत बड़ी तादाद में आजकल हर जगह जनरेट होता है, तो ये जो टेक्निक्स हैं ये हेल्प करती हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को समझने में और उसकी हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, और जो भी रिलेशनशिप्स है वेरिएबल्स के बीच में वो भी हमें पता चलती है इससे। ठीक है, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो दो प्रकार की होती है, एक डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। तो यहाँ हम थोड़ा सा संक्षेप में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे भी विचार करेंगे और उसके बाद फिर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, और आगे के सेशंस में भी हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे ही स्टडी करने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। वह जिन लोग मुझे इसी सेशन में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ज्वाइन करे हैं, वो मैं चाहूँगा कि पुराने वीडियो भी जा कर के देख लें। डिस्क्रिप्टिव के भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, साथ साथ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब से संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, और उनके लिंक आप चाहेंगे तो मैं इसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उन वीडियो पे पहुँच सकते हैं और उनको भी स्टडी कर लें, तो जिससे आपको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अच्छे से समझ में आए। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों में अंतर क्या है। स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर टू ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट हैव डिफरेंट गोल्स एंड अप्रोचेस। इन दोनों के उद्देश्य भी अलग हैं और इनकी जो अप्रोच है वो भी दोनों के डिफरेंट है ना, उन्हें करने का तरीका भी उनका अलग है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें, Descriptive statistics is concerned with summarizing and describing the main features of the data set। Descriptive statistics जो उपयोग होता है वो डेटा सेट के जो भी मुख्य
फीचर हैं, जो भी उसके वेरिएबल्स हैं, उसको संक्षेप में संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है और उसकी व्याख्या करते हैं, है ना। इसलिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हैं। दिस इंक्लूड्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर यूज़ होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन यूज़ होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग मीन मोड मीडियन मतलब मीन मोड मीडियन यूज़ करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम रेंज हुआ, इंटरक्वार्टाइल रेंज हुआ, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, वेरिएंस हुआ, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है एम्स टू प्रोवाइड ए सिंपल एंड कॉन्साइज समरी ऑफ द डेटा एंड टू हेल्प अंडरस्टैंड द डेटा थ्रू विजुअल एड्स सच एज हिस्टोग्राम, बार चार्ट्स एंड स्कैटर प्लॉट। तो यहाँ हम समझें कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सरल और संक्षिप्त सारांश डेटा का हमें उपलब्ध कराता है और उसको समझने में हमें विभिन्न तरह के जो विजुलाइजेशन हैं उसके थ्रू हमें मदद करता है, जैसे कि हिस्टोग्राम हुआ, बार चार्ट हुआ, पाई चार्ट हुआ, स्कैटर प्लॉट हुआ, लाइन डायग्राम हुआ, इन सब के थ्रू हम लोग उन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। सेकंड, अब हम बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विथ मेकिंग जनरलाइजेशन अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन स्मॉलर सैंपल ऑफ डेटा। एक्चुअली ये सामान्यकरण करती है किसी भी चीज़ का। जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यकरण करना, है ना। एक लार्जर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन स्मॉलर सैंपल ऑफ डेटा। हम पूरी पॉपुलेशन पे हमेशा जरूरी नहीं है हम काम कर पाए, तो हम एक सैंपल ले लेते हैं पॉपुलेशन में से जो पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा हो, इस तरह का सैंपल ले लेते हैं। उस सैंपल पे हम स्टडी करके और हम उसको जनरलाइज करते हैं, जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं वो पॉपुलेशन पे अप्लाई होते हैं, इन्फर करते हैं, ये हम लोग इसमें सुनिश्चित करते हैं। तो ये काम होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू इन्फर पॉपुलेशन पैरामीटर्स फ्रॉम सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स, हमें पॉपुलेशन का मीन तो नहीं मालूम, पर हम सैंपल के स्टैटिस्टिक्स से पॉपुलेशन के मीन का एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना, इन्फर कर सकते हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टू एस्टिमेट, मेक प्रेडिक्शंस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर बेस्ड ऑन सैंपल डेटा। सैंपल डेटा के आधार पे हम पॉपुलेशन पैरामीटर को के अनुमान लगा सकते हैं, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। The main goal of inferential statistics is to make generalization about a larger population based on a sample of data and to test hypothesis about population parameter। तो जो मुख्य उद्देश्य होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, जनरलाइजेशन इसका मुख्य उद्देश्य है, अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल डेटा के आधार पे लार्जर पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज करना, सामान्यकरण करना और टेस्ट करना हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स दो चीज़ होती हैं। तो पॉपुलेशन के जो भी मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब पैरामीटर कहलाते हैं। जो सैंपल के मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो कहलाती हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जो भी डिस्क्रिप्टिव हम लेते हैं उसके यहाँ पे इन्फ्रेंशियल के अंदर इस प्रकार से माना जाता है। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डिटेल में जाएंगे। Descriptive statistics can be applied to members of a group or sample to summarize their characteristics concisely। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो अप्लाई की जा सकती है जो भी ग्रुप हैं और जो सैंपल है उनके एलिमेंट्स पे, उनके सदस्यों पे। किस लिए? टू समराइज देयर कैरेक्टरिस्टिक कंसाइसली। उनके जो गुण हैं उनको संक्षेप में दर्शाने के लिए इसका उपयोग होता है। प्रोवाइडिंग अस द इंफॉर्मेशन ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा कलेक्टेड। तो जो भी डेटा हमारे पास प्राप्त हुआ है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों को हमें हमें जानकारी देता है। और इट्स टिपिकली द फर्स्ट टाइप ऑफ एनालिसिस परफॉर्म ऑन एनी डेटा सेट। किसी भी डेटा सेट में सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है क्या है, व्हाट इज, हमारे पास डेटा में क्या है, ये हमें इसके द्वारा पता चलता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक यूनिक
to descriptive statistics that makes it distinct compared to inferential statistics is that we don't draw any conclusion from this analysis. सबसे जो मुख्य यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, हम इससे कोई भी विश्लेषण के किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते. वी डोंट ड्रॉ एनी कंक्लूजन फ्रॉम दिस एनालिसिस. जो हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं उससे हम किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते कभी भी. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड मेकिंग एनी प्री कंसीव्ड कंक्लूजन अबाउट द डेटा. हमें इस बात से थोड़ी सी दूरी बनाए रखना चाहिए कि हम उस डेटा के बारे में पहले से कुछ भी पूर्व विचार पूर्व धारणा ना पालें निर्णय को लेके, है ना. Instead, we perform the analysis to gain a better understanding of the fundamental characteristics of the information. बेहतर होगा कि हम कोशिश करें डेटा की जो महत्वपूर्ण गुण हैं और जो जानकारी है उसको समझने में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के दौरान. मोस्ट ऑफन हम अधिकांश जो हैं ग्राफ्स, चार्ट्स और अदर टेक्निक्स का उपयोग करते हैं और उसको जो समरी टेबल्स होते हैं हमारे उसके साथ उनका कंजंक्शन करके उनको मिला के हम डेटा के सारांश और जो भी इंफॉर्मेशन जानकारी हमें मिलती है आसान तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के द्वारा. अब देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. 4 प्रकार की मुख्य डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है. मेजर ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो कि कैटेगरिकल डेटा होता है या डिस्क्रीट डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है, तो हम उसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं. दूसरा होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन. तीसरा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें अपन बात कर ले रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस आदि, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं. चौथा होता है मेजर्स ऑफ शेप, कि वो डेटा कहीं स्क्यूड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिक है, ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर पता चलती हैं. अब हमारे जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हम इसको समझें. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एम टू समराइज एंड डिफाइन एनी कलेक्शंस मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स और फीचर्स थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ये जो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमें समराइज करके इंफॉर्मेशन को देता है ना. जो भी सिग्निफिकेंट एलिमेंट हैं उसके अंदर महत्वपूर्ण जो भी तत्व हैं और जो भी फीचर्स हैं, है ना, उसके वो हमें सारांश के रूप में, संक्षिप्त रूप में हमें प्रदान करता है. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन इजीली अंडरस्टूड फैशन. मतलब जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज वे में हमें प्रदान करता है. हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के दौरान. समराइजिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको संक्षिप्त रूप में, अर्थपूर्ण रूप में हमें प्रदान करता है ना. एडिशनली दे कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज पैटर्न, और हम इसका उपयोग कहीं पैटर्न को पहचानने में भी करते हैं विद इन दे एंड कम्युनिकेट इट्स रिजल्ट्स टू अदर क्लियरली एंड कॉन्साइसली. हमारे जो भी रिजल्ट होते हैं, आते हैं इसके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के, हम वहाँ पे इन चीज़ों के विचार को अपने रख सकते हैं और साफ तौर पे और संक्षिप्त रूप में हम अपने विचारों को वहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेजर्स टिपिकली इंक्लूड. क्या क्या मेजर करते हैं हम इसके अंदर. सेंट्रल टेंडेंसीज मेजर करते हैं, मीन मीडियन मोड. मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी करते हैं, वेरिएंस हुआ, रेंज हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन. इंडिकेटर्स ऑफ वेरिएंस सच एज स्क्यूनेस और कर्टोसिस, इसके बारे में भी मेरा एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं. स्क्यूनेस क्या होते हैं, कर्टोसिस क्या होते हैं. So these measures helps you determine the overall form of distribution of data and any anomalies or outlier they might exist. तो ये हमें मदद करता है कि जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का वो कैसा है, उसमें कुछ एनोमलीज तो नहीं है और या कुछ आउटलायर वगैरह एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं. ठीक है. अब फाइनली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आर वाइडली एम्प्लॉयड अक्रॉस न्यूमरस फील्ड. कई फील्ड में इसका उपयोग होता है, सच एज सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस एंड साइकोलॉजी में,
टू समराइज एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कॉन्शियसली। एक बड़े डेटा को समराइज करने में, उसका विश्लेषण करने में हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। और फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बी यूज टू आंसर क्वेश्चन सच इज व्हाट इज़ द एवरेज वेज फॉर ए सर्टेन सेक्टर। मतलब व्हाट इज़, मैंने आपको बताया ना, ये व्हाट इज़ के लिए हाउ डज टेस्टिंग स्कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज अक्रॉस स्कूल, किस स्कूल में कितना है ना। हाउ डज का मतलब यहाँ किस स्कूल में। इन प्रोवाइडिंग सच एक्यूरेट येट कॉन्साइज समरीज, संक्षिप्त जो सारांश है जानकारी का, ये हमें प्रदान करता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैन असिस्ट रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स अलाइक इन मेकिंग मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड ड्राइंग एसेंशियल इंसाइट्स फ्रॉम देयर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, है ना। इस तरह से रिसर्चर हुए स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, इंसाइट्स गेन कर सकते हैं और एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं उनकी रिसर्च को लेके। तो ये सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में था। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे। अब हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा हमें पता तो चल ही गया कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स सैंपल पे काम करती है, इन्फर करती है पॉपुलेशन को। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विथ मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ए सैंपल ऑफ डेटा फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन से हमने कोई डेटा लिया है, उसका हमने मीन निकाला, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सैंपल को लेके इन्फर कर सकते हैं। द गोल ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज टू मेक जनरलाइजेशंस अबाउट ए लार्जर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व्ड इन ए स्मॉलर सैंपल। हमने जो भी गुण या जो भी विशेषताएं छोटे सैंपल में देखी, उसके आधार पे हम बड़े सैंपल के लिए सामान्यीकरण कर सकते हैं उन्हीं स्टैटिस्टिक्स का, है ना। जो भी हम इधर मेजर कर रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन का क्या होगा, यदि हमारे सैंपल में ये है तो पॉपुलेशन में किस तरह का हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि पॉपुलेशन से सैंपल हमने निकाला रैंडम, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड ऑन ए सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन हमने अप्लाई करी। द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन रिकॉर्डिंग द पॉपुलेशन फीचर्स, इस प्रकार से हमें कंक्लूजन निर्णय ले सकते हैं कि पॉपुलेशन फीचर्स कैसे होंगे, है ना। सैंपल के आधार पर हम पॉपुलेशन का निर्णय ले रहे हैं, तो ये यहाँ पर हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू कंक्लूड ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ए सैंपल ऑफ डेटा फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। मतलब इसमें दोनों तरह के उपयोग होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स भी यूज़ होते हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड भी यूज़ होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वांटेड टू नो द एवरेज हाइट ऑफ एडल्ट मैन इन सर्टेन कंट्री। किसी देश में आप चाहते हैं कि भाई यहाँ के लोगों की औसत जो हाइट है वो कितनी है। तो इन दैट केस यू कुड टेक सैंपल ऑफ मैन, मेजर देयर हाइट्स। आप कुछ रेंडमली लोगों को सिलेक्ट करेंगे और उनकी हाइट मेजर करेंगे, एंड देन यूज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स टू एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ ऑल एडल्ट मैन इन द कंट्री। और उस आधार पे जो सैंपल का मीन आएगा, उसके बाद अब उस पर जो भी है पॉइंट एस्टिमेशन वगैरह निकाल के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पूरे कंट्री में लोगों की एवरेज हाइट कितनी है ना। ये इस प्रकार से काम करता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड इन मैनी एरियाज इंक्लूडिंग मेडिकल रिसर्च में उपयोग होता है, मार्केट रिसर्च में, सोशल साइंस रिसर्च में इसका उपयोग होता है। सम कॉमन मेथड यूज्ड इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह। ये कॉमन मेथड्स हैं जो हम उपयोग करते हैं। आगे हम इसको डिटेल में और समझने वाले हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज रिसर्चर टू मेक conclusions about large population based on a smaller sample of data। ये रिसर्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एकेडमिशियंस और रिसर्चर्स के लिए, कि वो एक छोटे सैंपल से पूरे पॉपुलेशन के लिए निर्णय ले पाते हैं आधार। सो दिस कैन बी यूजफुल व्हेन इट इज़ नॉट फिजिबल टू और प्रैक्टिकल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, सच एज इन मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ और लार्ज स्केल सर्वेस। तो हम सैंपल पे काम करते हैं, उस आधार पे हम पूरे पॉपुलेशन को इन्फर कर सकते हैं कि ये जो हमारे निर्णय आए ये पूरे पॉपुलेशन पे लागू होते हैं। ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम होता है।
अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसा कि पहली चीज़ मैंने बताई, जनरलाइजेशन, सामान्यकरण करता है। द मेन गोल ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट ए लार्जर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ए सैम्पल डेटा। ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन में। तो inferential statistics uses statistical models and techniques to estimate population parameters and make prediction about the population based on sample data, है ना। हम population के estimate लगा सकते हैं टेक्निक्स के थ्रू या statistical method के थ्रू, वो हम आगे पढ़ेंगे। और हम एक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि population पे किस प्रकार से population होगी, उसके क्या फीचर्स होंगे सैंपल के आधार पर। Sampling. Inferential statistics are based on sampling, which involves selecting a subset of data from a larger population to represent the population as a whole. क्योंकि inferential statistics जो होती है वो सैम्पलिंग पे आधारित होती है। सैम्पलिंग का मतलब वो जो आप सैंपल ले रहे हो, है ना। तो which involves selecting a subset of data from a larger population to represent the population as a whole. हमें एक सबसेट लेना है उस पॉपुलेशन से, पर वो ऐसा सबसेट लेना है जो पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको रिप्रेजेंट करता हो, है ना। इस तरह का सैंपल लेना है, बायस नहीं होना चाहिए, है ना। सो द सैंपल डेटा इज़ यूज टू मेक इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। उसी सैंपल डेटा का हम उपयोग करते हैं पॉपुलेशन को इन्फ्रेंस करने के लिए। इसी का जो एनालिसिस करेंगे हम मान लेते हैं पूरे पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो inferential statistics is probabilistic approach of data analysis, meaning that it deals with uncertainty and the data that results are not certain but are based on probabilities. Probabilities का मतलब वो संभावना, है ना। तो inferential statistics जो है संभावित अप्रोच का उपयोग करती है डेटा एनालिसिस में। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अनिश्चितता से ये डील करती है। एंड द आइडिया दैट रिजल्ट्स आर नॉट सर्टेन बट आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज़ की जो रिजल्ट हैं वो निश्चित तो नहीं है, बट ये प्रोबेबिलिटी पर आधारित हैं, अनुमान पर आधारित हैं, संभावना पे आधारित हैं, ठीक है। ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है ना। यहाँ कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि ये होगा ही, ठीक है। हाँ, हमारा कॉन्फिडेंस कुछ हो सकता है कि हम 95% कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, 99% कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, पर 100% हम सर्टेन नहीं कह सकते कि ये चीज़ ऐसी ही होगी पॉपुलेशन में। ओके, आगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उसको भी देखते हैं। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग। Inferential statistics involve the testing of hypotheses about population parameters such as mean, median, or standard deviation. This consists of forming a null and alternative hypothesis using a statistical test to determine whether the null hypothesis can be rejected. तो इसमें hypothesis testing का उपयोग होता है ना। हाँ, और हम population parameter के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन मीन हमें मालूम करना है, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन वो इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या दो सैंपल हैं हमारे पास, दोनों सैंपल के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। इस तरह की चीज़ें कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, या दो वेरिएबल के बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है। ये सब चीज़ों की टेस्टिंग के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग का उपयोग किया जाता है। और इसमें दो प्रकार की हाइपोथेसिस होती है, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। यदि नल हमारी रिजेक्ट हो रही है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। यदि नल हमारी रिजेक्ट नहीं हो रही है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट नहीं होगी, मतलब, है ना। मतलब अपन यदि सिंपल तरीके से समझे कि नल एक्सेप्ट हो रही है तो अल्टरनेट रिजेक्ट होगी, यदि नल रिजेक्ट हो रही है तो अल्टरनेट एक्सेप्ट होगी। दोनों वाइस वर्सा होते हैं, पर इसमें हम देखेंगे कि हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है। वी कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ये होता है ना। वो हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। मॉडलिंग। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूजेज स्टैटिस्टिकल मॉडल्स to estimate population parameters and make predictions about the population based on sample data.
ये स्टैटिस्टिकल मॉडल का हम लोग इसमें उपयोग करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। यदि आपको सैंपल का मीन है तो पॉपुलेशन का मीन क्या हो सकता है, किस रेंज में आएगा, है ना, उसको पता करने के लिए। तो दिस मॉडल्स कैन बी सिंपल भी हो सकते हैं, बहुत साधारण भी हो सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डेटा एंड द रिसर्च क्वेश्चन बीइंग एड्रेस्ड, कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है और आपका डेटा क्या है, इस पर ये आधारित होते हैं। ठीक है। सिग्निफिकेंस टेस्टिंग की हम बात करें तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व सिग्निफिकेंस टेस्टिंग टू डिटरमाइन वेदर रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, मीनिंग दैट दे आर अनलाइकली टू हैव ऑकर्ड बाय चांस। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग सिग्निफिकेंस ही तो चेक करते हैं टेस्ट के द्वारा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के द्वारा। जो भी टेस्ट लगाते हैं उससे हमें सिग्निफिकेंस पता चलता है कि वो सिग्निफिकेंस डिफरेंस है कि नहीं है, सिग्निफिकेंस इफेक्ट है कि नहीं है, सिग्निफिकेंस रिलेशनशिप है कि नहीं है, ये सब चीज़ों का हम पता करते हैं इसके द्वारा। तो ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं, मीनिंग दैट दे आर अनलाइकली टू हैव ऑकर्ड बाय चांस, ये बाय चांस तो नहीं हो रही हैं, है ना। ये इस चीज़ को निश्चित करता है सिग्निफिकेंट, यदि हम टेस्टिंग करते हैं तो बाय चांस नहीं है ना कोई भी चीज़। तो ये हमें सुनिश्चित करवाता है कि जो भी हमारे रिजल्ट हैं वो बाय चांस नहीं आए हैं, ये बिल्कुल हमारे पब्लिस्टिक आधार पे हमने प्राप्त किए हैं। आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। एस्टिमेशन एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, बेशियन इन्फ्रेंस और सर्वाइवल एनालिसिस। तो ये कुछ मुख्य प्रकार के इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के टाइप्स मैंने यहाँ दिए हैं और इसको हम एक एक करके अब डिस्क्राइब करेंगे, टाइप करेंगे। अभी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, डिटेल में हम लोग आगे के सेशन में जाने वाले हैं, है ना। तो एस्टिमेशन एनालिसिस की बात करें, इसमें एक पॉइंट एस्टिमेशन होता है, इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग ए सिंगल वैल्यू एस्टिमेट ऑफ ए पॉपुलेशन पैरामीटर। हमें एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन पैरामीटर की, या मीन, है ना, या प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन ए सैम्पल डेटा। सैम्पल डेटा के आधार पर मीन या उसका प्रोपोर्शन हमें देता है पॉपुलेशन का। सो एग्जाम्पल्स यूजिंग इंक्लूड यूजिंग सैम्पल मीन, यदि एक्स बार के द्वारा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन जो होता है वो म्यू के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, हमेशा जो सैंपल का मीन होगा एक्स बार होगा, और जो पॉपुलेशन मीन होगा जिसको हम एस्टिमेटेड मीन बोलते हैं वो म्यू के द्वारा हमेशा इंडिकेट किया जाएगा। इंटरवल एस्टिमेशन भी होता है कि अभी तो हमने पॉइंट की एक पर्टिकुलर निश्चित बता दिया कि ये होगी। Interval estimation provides a range of values constructed from the sample data within which the population parameter is expected to lie with a certain level of confidence, है ना। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है इसमें, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और भी आप कुछ भी ले सकते हैं, और उस आधार पे हम एक रेंज दे देते हैं कि जो पॉपुलेशन का मीन होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, सैंपल के आधार पे, है ना, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का उपयोग करके। आगे बात करते हैं हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। पैरामीट्रिक टेस्ट, दिस टेस्ट एज्यूम द अंडरलाइंग डेटा फॉलोज अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पैरामीट्रिक टेस्ट का मतलब ये होता है कि हमें उस पॉपुलेशन के बारे में पहले से कुछ पता है कि वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो स्क्यूड है, लॉग नॉर्मल है ना, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पॉपुलेशन का, वो हमें पहले से पता चलता है ना, और मोस्टली नॉर्मल। तो एंड आर यूज्ड व्हेन स्पेसिफिक एजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन कैन बी मेड। ये तभी यूज़ होता है कि हम कोई विशेष हमारी अवधारणा पहले ही पॉपुलेशन के प्रति बना लें, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं, यदि पॉपुलेशन के बारे में कुछ मालूम है तब। एग्जाम्पल्स इसमें जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा एंड एफ टेस्ट मोस्टली उपयोग होते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कब ये बोलते हैं, यूज्ड व्हेन डेटा डज नॉट मीट द एजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट के एजम्पशंस, जब जो भी अवधारणाएं वो पूरी नहीं कर पा रहा है, सच एज नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास कोई भी, है ना, और बहुत छोटा सैंपल साइज है, तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग करेंगे। ठीक है, छोटे सैंपल साइज में हम लोग टी टेस्ट भी यूज़ करते हैं पैरामेट्रिक में, जैसे मैन विटनी यू टेस्ट, विल्कोसन टेस्ट होता है ना, फिर क्रस्कल वालिस टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट दोनों में होता है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों में आता है।
ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल लीनियर, मल्टीपल रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, है ना। तो ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, इसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमेशा एक ही होता है, पर इंडिपेंडेंट भी इसमें एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है। तो एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 1 इंडिपेंडेंट एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, और उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप डिसाइड करता है कि नहीं है, उस आधार पे ये हमें प्रेडिक्शन देता है। मल्टीपल रिग्रेशन, यहाँ पर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल तो सिंगल ही रहता है। सो सिंपल रिग्रेशन टू इंक्लूड मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू प्रेडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे कि हम दोनों का उदाहरण लें, यदि मेरे पास एक वेरिएबल है क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा वेरिएबल है रेन, तो रेन के आधार पे आप ये बता सकते हैं कि क्रॉप का कितना प्रोडक्शन होगा, यदि अपने पास कुछ पुराना डेटा है रिग्रेशन एनालिसिस के द्वारा हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं इसको। अब यदि मान लीजिए रेन के अलावा कुछ और भी फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं क्रॉप प्रोडक्शन पे, जैसे कि सॉइल क्वालिटी, सीड क्वालिटी, है ना, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, ये बहुत से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं क्रॉप प्रोडक्शन पे। यदि मैं इन सब फैक्टर को भी इन्वॉल्व करता हूँ तो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल सब कितने हो गए, बहुत सारे हो गए। डिपेंडेंट तो वही है क्रॉप प्रोडक्शन, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा सिंगल ही होगा। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। यहाँ यदि हमारे पास कैटेगरिकल और बाइनरी हो आउटकम है तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग कर सकते हैं। यदि 2 से ज़्यादा कैटेगरी है तो मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की हम बात करें, इसमें भी 1 वे 2 वे एनोवा होता है। तो 1 वे एनोवा की यदि हम बात करें तो कंपेयर्स मीन अक्रॉस 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स टू सी इफ एटलीस्ट 1 ग्रुप मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। मान लीजिए जब हम टी टेस्ट या जेड टेस्ट लगाते हैं तो हम एक ही ग्रुप की बात करते हैं, मतलब 2 ग्रुप की बात करते हैं, 2 ग्रुप के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है ये हम पता करते हैं। पर 2 से यदि ज़्यादा ग्रुप हैं और आपको वहाँ पता करना है तो वहाँ आपको एनोवा का उपयोग करना पड़ेगा। ए बी सी 3 ग्रुप हो गए और उनमें आप मार्क्स मिले, बच्चों के मैथ्स के मार्क्स में को आप कंपेयर करना चाहते हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है, तो फिर आप एनोवा यूज़ करेंगे 2 से ज़्यादा हैं तो, ठीक है। तो यदि एक भी पेयर ऑफ ग्रुप सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाता है, ए और बी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है पर बी और सी में नहीं है, ए और सी में नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंस शो करेगा ग्रुप मीन में। 2 वे एनोवा extend 1 way ANOVA to study the effect of 2 different factors on the dependent variable। डिपेंडेंट वेरिएबल में 2 डिफरेंट फैक्टर्स के प्रभाव को बताता है। तो ये हम जब पढ़ेंगे आगे एनोवा 2 वे 1 वे एनोवा, एनकोवा, है ना, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। मैनकोवा, एनकोवा, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे तो तब हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। कोरिलेशन एनालिसिस, ये मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल, 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में किस प्रकार का संबंध है और कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डायरेक्शन मतलब ये हुआ, ये हमें बताता है। इसमें पेयरसन कोरिलेशन होता है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच में। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन होता है रैंक्ड वेरिएबल जो होते हैं हम, है ना, नॉन पैरामेट्रिक डेटा के लिए। कैंडल कोरिलेशन भी हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम आगे जब स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के ऑर्डिनल डेटा पे हम लोग कैंडल का उपयोग करते हैं, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, तो यूज टू मॉडल एंड मेक प्रेडिक्शंस अबाउट द डेटा पॉइंट्स कलेक्टेड और रिकॉर्डेड एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स में होना चाहिए तो हम उसके अंदर कुछ फोरकास्टिंग कर सकते हैं। यदि टाइम इंटरवल एक जैसे नहीं हुए तो फिर एडजस्टमेंट करके हमें निकालना पड़ेगा, फिर हमें प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ कि इंडिया में जो सेंसस हमारा होता है वो हर 10 साल में होता था,
जैसे कि 1981 में हुआ, फिर 1991 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, पर अभी 2024 चल रहा है, पर अभी तक भी हमारा सेंसस नहीं कंप्लीट हुआ, पॉपुलेशन सेंसस। तो अब ये जो डिफरेंस है, टाइम इंटरवल चेंज हो गया, 10 साल का नहीं रहा। अब ये मालूम 2025 में हमें सेंसस कंप्लीट होता है, तो पहले हर 10 साल में होता था, तो हम उससे किसी भी चीज़ की फोरकास्टिंग कर सकते थे। अब हमारे लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये 5 साल और बढ़ गया, 15 साल का गैप आ गया 10 की जगह। तो यहाँ हम उतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, उतनी अच्छी फोरकास्टिंग नहीं कर पाएंगे टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए, आगे के लिए, यदि हम उसको उपयोग करते हैं। तो यहाँ बहुत से मॉडल होते हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग भी होता है, ऑटो रिग्रेसिव भी होता है, मूविंग एवरेज भी होता है। तो यहाँ मैंने एक ही लिखा है, आगे जब अपन टाइम सीरीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे तो हम हर तरह के मॉडल उसके अंदर देखेंगे। यहाँ मैंने अरीमा दिया, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग होता है फोरकास्टिंग के लिए टाइम सीरीज़ के, है ना। बायसियन इन्फ्रेंस भी यूज़ होता है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच दैट इनकॉर्पोरेट्स प्रायर नॉलेज अलॉन्ग विद द करंट एविडेंस टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस बीइंग ट्रू। तो हमारे पास कोई पहले से कुछ प्रायर नॉलेज है, उसके आधार पे हम आगे के करंट एविडेंस के आधार पे हम प्रोबेबिलिटी अपडेट करते हैं और हाइपोथेसिस हम लोग टेस्ट करते हैं कि वो ट्रू होगी या नहीं होगी। तो ये बायसियन इन्फ्रेंसेस भी हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ इन वेरियस फील्ड, मशीन लर्निंग, क्लिनिकल ट्रायल्स और डिसीजन एनालिसिस वगैरह में। ये एक प्रकार के पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी आधारित बायसियन इन्फ्रेंसेस। सर्वाइवल एनालिसिस की बात करें तो यूज टू एनालाइज द इंटरप्रेट डेटा इन विच द आउटकम वेरिएबल इज टाइम अंटिल एन इवेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑकर्स। मतलब कि सर्वाइवल एनालिसिस की वो घटना कितने समय बाद घटेगी, यहाँ ये बात होती है। देखिएगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो वो कितने समय बाद उसकी डेथ हुई, ये सर्वाइवल एनालिसिस यहाँ से निकल के आया। और इसका उपयोग जो है, मैंने एक टेली कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट पे काम किया था रसिया के, तो वहाँ पर हमें चर्निंग एनालिसिस करना था। ये बात है 2017-18 की। तो वहाँ पर मैंने चर्निंग एनालिसिस, मतलब कौन क्लाइंट जो है, जैसे एयरटेल है और जियो है, तो एयरटेल मान लो ये प्रोजेक्ट करवा रहा है, तो वो ये चाहता था कि मैं पता चल पाए कि हमारे कौन से कस्टमर हमें छोड़ के जाने वाले हैं। चर्निंग एनालिसिस था। तो उसके साथ साथ मैंने सर्वाइवल एनालिसिस भी किया अपनी तरफ से, और जब मैंने वो पीओसी उनको भेजा सर्वाइवल एनालिसिस का, तो 86% एक्यूरेसी थी। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि चर्निंग के साथ साथ हमें ये भी पता चल पा रहा है कि हमारा क्लाइंट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद स्विच करने वाला है किसी दूसरे सब्सक्राइबर पे। तो इस प्रकार से सर्वाइवल एनालिसिस का उपयोग दूसरे फील्ड में भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं आप मेडिकल में इसका उपयोग करें, ठीक है। कैप्लन मेयर एस्टिमेटर और कॉक्स प्रोपोर्शनल हजार्ड मॉडल्स आर कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं इसके लिए, सर्वाइवल एनालिसिस के लिए। जब अपन आगे देखेंगे डिटेल में तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के, विभिन्न जो भी तकनीक हैं, जो भी उपलब्ध हैं हमारे पास इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के लिए, अलग अलग टाइप के डेटा, अलग अलग प्रकार के रिसर्च क्वेश्चन और अलग अलग धारणाओं को प्रूफ करने के लिए, उसका पता करने के लिए कि हमारा जो प्री-अजम्पशंस है वो सही है या नहीं है ना। सो ये हमें इसमें पता चलता है। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज हमने खाली एक फाउंडेशन तैयार किया है इन्फ्रेंशियल एनालिसिस के लिए। खाली हमने ये समझने की कोशिश करी है इसमें, ओवरऑल यदि देखा जाए, बहुत संक्षेप में यदि हम इसको देखें, तो हमने ये समझने की कोशिश करी कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से किस प्रकार से भिन्न है, ये खाली समझने की कोशिश करी है। अब आगे के सेशंस में हम लोग देखेंगे कि भाई
पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कैसे होते हैं, कौन से टेस्ट कब लगाना है, यही सब चीज़ें हम लोग इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए आप लोगों को।